guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टडी पोर्शन पूछा जाता है। आज का हमारा खास डे है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको पहले बैनर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? डेजर्टिफिकेशन को ध्यान में रख के हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसके अंदर फोकस दिया गया है कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हेल्दी लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और इसकी जो थीम रखी गई है 2021 के लिए वो क्या है? रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी एंड बिल्ड बैक बेटर हेल्दी लैंड के साथ में। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर हो गया डी। देख लेते हैं डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जो हमारी धरती है वो उपजाऊ नहीं रहती है, वो बंजर बन जाती है, तो उसे डेजर्टिफिकेशन बुलाया जाता है। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर हमें इस बार जो थीम रखी गई है वो हमने अभी डिस्कस की है, वही है रिस्टोरिंग डिग्रेड और ब्रिंग इकोनॉमिक रेजिलेंस लाने की, और इसकी वजह से क्रिएट करने की जॉब्स, रेज आउट करने के लिए इनकम बढ़ाने के लिए, और इंक्रीज़ करने के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी, और ये हेल्प करेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी, एटमॉस्फेरिक कार्बन को, और जो ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ के ऊपर उसको भी स्लो कर देगा, और जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी स्लो करेगा, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के वो कम होंगे, और ग्रीन रिकवरी कर पाएंगे हम कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में। और ग्लोबली 23% ऐसी लैंड है जो कि अभी प्रोडक्टिव नहीं रही है, वो डेजर्टिफिकेशन के अंदर आ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, और 75% है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। नेचुरल जो उसकी स्टेट है जैसे कि वो पहले होती थी उससे वो चेंज हो चुकी हैं। और उनमें से ज़्यादातर कौन सी हैं? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ये आप देख सकते हैं डेजर्टिफिकेशन के रिलेटेड, ये हमारी थीम है इस ईयर की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसे GIAHS बुलाते हैं, ये किसका इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इन शॉर्ट FAO बुलाते हैं, उसका इनिशिएटिव है। देख सकते हैं हम यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड डे, इससे रिलेटेड है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड 16 अक्टूबर को हर साल। इसके जो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स ताकि हंगर को डिफीट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, और इसी का इनिशिएटिव है इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसे GIAHS बुलाते हैं इन शॉर्ट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने रिसेंटली अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन, जो कि इंडिया के द्वारा भी दिया गया है, स्पॉन्सर्ड किया गया है, और इंडिया को उसके 70 अलग अलग कंट्रीज़ का सपोर्ट है इसके अंदर। इसके अंदर कहा गया है कि जो 2023 का ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाए। मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, ये रिसेंटली पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। यहाँ पे ये दिख रहा था लेकिन मैंने इसको हटा दिया है, तो आपको आइडिया लगाना है कि अब इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया है वो 14th पोजीशन के ऊपर आता है चैरिटेबल कंट्री के अंदर, जिसके अंदर जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, और ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा, जिसे हम CAF बुलाते हैं। इस ईयर जो सर्वे है उसकी हाइलाइट्स हैं, उसके अंदर इम्पैक्ट दिखाए हैं लॉकडाउन के चैरिटेबल गिविंग्स के ऊपर। इसके अंदर स्कोर किया है इंडिया ने रैपिडली इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिला है 2017 से 19 के बीच में, और वहीं लगातार इम्प्रूव हो रहा है 2020 के अंदर भी। फिर इम्प्रूवमेंट है वो इंडिया की देखने को मिली है सभी एज ग्रुप्स के अंदर, और इनके अंदर मैन हो या वुमन हो दोनों ही ने पार्टिसिपेट किया है। और 61% इंडियंस ऐसे हैं जो कि अजनबियों की हेल्प करते हैं,
उनमें से 34% ऐसे हैं जो एक वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और 36% ऐसे हैं जो मनी डोनेट करके हेल्प करते हैं दूसरों की। चैरिटी का मतलब ही ये होता है कि पैसे देना या फिर किसी की हेल्प करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो अमोनिया होता है उसके रिगार्डिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। पहली स्टेटमेंट है, अमोनिया एक हाईली सोलेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और जो कि पाई जाती है सॉइल और एयर के अंदर। और अमोनिया का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर, जो कि जिसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम ली जाती है सिंथेटिक केमिकल्स की वर्ल्ड के अंदर। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आगे जान लेते हैं, अमोनिया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है। अमोनिया जो कि हाईली सोलेबल है वाटर के अंदर और जो पाई जाती है सॉइल, एयर और वाटर तीनों के अंदर, ये नेचुरली प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो स्कैटर्ड करती है, जो एक्सिड, जो ज़्यादा एक्सिड हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, उसको निकाल कर किडनीज़ के थ्रू न्यूट्रलाइज कर देती हैं। हालांकि ये डाइल्यूट हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर बहुत जल्दी, और इसके जो हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करें। और अमोनिया ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है फर्टिलाइज़र बनाने में, और इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, उसे लार्जेस्ट वॉल्यूम है जिसे सिंथेटिक केमिकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड में। और इसका 80% जो अमोनिया है वो कंज्यूम की जाती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसका मतलब ये है जो बचा हुआ है वो ज़्यादातर फॉर्मल्डिहाइड बनाने में काम आ जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द डेमोक्रेसी 11, ये टर्म रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, जिसे हम D11 भी बुला सकते हैं। और इसके बारे में बताना है हमें, G7 समिट से रिलेटेड है ये। G7 मेंबर्स के साथ साथ और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं या फिर पार्ट बनाए जाएंगे। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। हमें इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है ये बताना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे आंसर्स हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है और फिफ्थ भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जापान नहीं होगा। G7 कंट्रीज़ के अंदर 4 अदर कंट्रीज़ मिक्स करके इंडिया के साथ में उन्हें D11 डेमोक्रेसीज 11 बनाया जाएगा। आगे देख लेते हैं, उसने रिसेंटली साइन ऑफ किया है, जॉइंट स्टेटमेंट दी है G7 कंट्रीज़ और गेस्ट कंट्रीज़ ने ओपन सोसाइटीज़ के अंदर, जिसके अंदर रेफर्म किया गया है और इनकरेज किया गया है, जो वैल्यू दी गई हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में। और इसके अंदर फ्रीडम और सेफ गार्ड किया जाएगा डेमोक्रेसी को, ताकि लोगों की लाइफ फ्री हो, फियर से दूर हो वो, और ऑपरेशन से भी दूर हैं। ये जॉइंट स्टेटमेंट है, साइन की गई है G7 कंट्रीज़ के साथ में इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के द्वारा, और जो कि होस्ट की गई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा, जिसे डेमोक्रेसीज 11 बुलाया गया है। इन शॉर्ट हम D11 बुला सकते हैं। डेमोक्रेसीज 11 है, उन्होंने काफ़ी सारी थ्रेट हैं वो देखने को मिली हैं, किसको, फ्रीडम, डेमोक्रेसी 11 है वो काफ़ी सारी जो थ्रेट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं, इनको फेस कर रही हैं ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी से रिलेटेड, और जिसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है ऑथोरिटेरिज्म, इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोरेशन, मैनिपुलेशन, और जो इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन किया जाता है, और जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स, साइबर अटैक, पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड अब्यूजेस। उसके साथ साथ टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी देखने को मिलता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, जल जीवन मिशन, जो कि अर्बन से रिलेटेड है। ये इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। फिर है ये, इसका एम है प्रोवाइड करवाना यूनिवर्सल कवरेज वाटर एंड सप्लाई सभी हाउस होल्ड्स को, किसके द्वारा, जो टैप वाटर होता है हमारा, जो टूटी के द्वारा हम पीते हैं, टूटी के द्वारा पहुंचता है हमारे घरों तक, सभी स्टेचुटरी टाउन्स के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन से फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 2021-22 के बजट के अंदर जल जीवन मिशन अर्बन, इसने अनाउंस किया है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, और इसका एम है
यूनिवर्सल कवरेज देने की वाटर सप्लाई की सभी के सभी हाउस होल्ड्स के अंदर, जो कि टैप वाटर होता है हमारा, जो मैंने बताया टूटी का पानी होता है उसके द्वारा। और इसके ये किसके साथ में मिला हुआ है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, 3 तो हमारे फूड से रिलेटेड है, जो 6 है वो क्या है, वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जिसका एम रखा गया है कि सभी को पाइप वाटर पानी मिले, सभी हाउस होल्ड्स को रूरल एरिया के अंदर। फिर कोर पार्ट क्या है ये हमें बताना है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, या फिर एक इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन है सेव करने के लिए मरीन लाइफ को, या फिर ये एक रेस्क्यू मिशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर इंडिया के अंदर रेस्क्यू करने के लिए लोगों को जो हिट हुए हैं साइक्लोन्स के द्वारा। इंडिया या फिर ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के साथ में। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि फिर जो फाइनल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो 31st एडिशन देखने को मिला है इंडिया और थाईलैंड कोऑपरेशन पेट्रोल का, जिसे इंडो थाई कोरपाट बुलाते हैं, इन दोनों के नेवी के बीच में, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, थाईलैंड की नेवी को रॉयल थाई नेवी बुलाते हैं। इन्होंने कंडक्ट किया है अंडमान सी के ऊपर, जो स्टेट ऑफ मलक्का से के पास है, उसके क्लोज में। इंडिया और थाईलैंड है ये कैरी आउट कर रहे हैं कोरपाट को 2005 से इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, एक साल के अंदर 2 बार हैं। इंडिया और थाईलैंड की नेवी है ये एक साथ खड़े हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को मॉनसून के रिगार्डिंग। अलग अलग हीटिंग और कूलिंग जो लैंड है उसकी वजह से और सी की वजह से ये क्रिएट होती हैं फेवरेबल कंडीशन साउथ वेस्ट मानसून के रिलेटेड। और फिर क्या है, ये इंडिया के अंदर बात की जा रही है। फिर है नॉर्थ ईस्ट मानसून है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसे बुलाया जाता है समर मानसून भी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज लगाई होगी तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बात हो रही है। अगर वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है तो वो कोल्ड होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसे अगर समर मानसून बुलाया गया है तो वो इसके अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो ये स्टेटमेंट गलत है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज स्टेटमेंट 3 है वो गलत है, इसे समर नहीं विंटर मानसून बुलाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको। क्लाइमेट है इंडिया का वो डिस्क्राइब है मानसून टाइप है। इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। और जो एशिया के अंदर इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है मेनली साउथ और साउथ ईस्ट रीजन के अंदर। फिर क्या है, जो तिब्बतन प्लेटू है वो इंटेंसिटी हीटिंग की वजह से समर टाइम के अंदर जो हीटिंग है हीट हो जाता है, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलता है हमें, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो बनाते हैं लो प्रेशर प्लेटू 9 किलोमीटर सी लेवल पे। और नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कौन से मंथ के अंदर आता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के, और जो कंपेरेटिवली स्मॉल स्केल मानसून बोला जा सकता है, और जो कि कन्फाइंड होता है जो सदर्न पेनिनसुला है हमारा उसके अंदर, और इंडिया है, और इसे विंटर मानसून बुलाया जाता है, ना कि समर मानसून। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके रिस्पेक्ट में बताना हमें जो तुलु लैंग्वेज है उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तुलु लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि मेनली बोली जाती है कर्नाटका और केरला के अंदर। तुलु लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर आती है, जिसके अंदर 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंटली शामिल हैं, लिस्टेड की गई हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल है उसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्विटर से उठाई गई क्लिक है। यहाँ पे हैशटैग तुलु ऑफिशियल, के मीन्स कर्नाटका, KL मतलब केरला, इसे टैग किया गया था, हैशटैग चलाया गया था, ये कैंपेन चलाया गया था ट्विटर के ऊपर, ताकि हमारी जो तुलु लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सके। उसके बारे में जान लेते हैं। तुलु लैंग्वेज है ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बोली जाती हैं, जो कि हैं दक्षिणा कन्नड़ा और उडुपी कर्नाटका के अंदर,
और कसरगोड ये डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 18,46,427 ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे जो 22 जो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन कौन सी हैं? आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली, डोगरी, ये लैंग्वेजेस हैं 22। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली डेवलप किया है नेशन का पहला पावर फ्री CPAP, जिसे डिवाइस जो कि जिसे नाम दिया गया है जीवन वायु। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो हमारे ऑप्शन हैं IIT रोपड़, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये IIT रोपड़ के द्वारा की गई है, डेवलपमेंट की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। IIT रोपड़ है, उसने रिसेंटली हमारे देश का पहला पावर फ्री CPAP डिवाइस बनाया है जिसे जीवन वायु नाम दिया गया है। और ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है CPAP मशीन को, और बिना बिजली के भी ये काम कर सकता है। और इसे एडॉप्ट किया जा सकता है दोनों ही जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन की जाती है, जैसे कि जो ऑक्सीजन O2 सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइंस हैं हॉस्पिटल के अंदर। और जिनके अंदर कोई भी प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है CPAP के अलावा। CPAP की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी देर हो गई हमें CPAP करते हुए। ये है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जिसके थ्रू पेशेंट को ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने में, जब काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सोते टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको इस डिवाइस की, इस मशीन की ज़रूरत होती है ताकि वो आराम से सो पाएँ। और इस डिजीज़ को क्या बुलाते हैं? स्लीप एपनिया। और ये मशीन है, ये माइल्ड प्रेशर देती है ताकि आसानी से ब्रीदिंग की जा सके। और इसे जो इन्फेंट बच्चे होते हैं उनको भी ट्रीट करने में हेल्प मिल सकती है। जिनके लंग हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, उनको हेल्प की जा सकती है, क्योंकि ये मशीन है जो हवा है उसको आराम से ब्लो करती है बेबी के नोज़ के थ्रू, और जो इन्फेंट है उसको उनके लंग्स के अंदर हेल्प मिलेगी। और ये ट्रीटमेंट है ज़्यादा नेसेसरी है किस टाइम पे? जब COVID-19 अर्ली स्टेज के अंदर हो, मतलब कि उसका इन्फेक्शन अभी अभी हुआ हो, बहुत ही माइल्ड सिम्टम हो या फिर बहुत ही कम असर देखने को मिला हो, उस टाइम पे इसे यूज़ किया जा सकता है ताकि उनकी रिकवरी की जा सके जल्दी से जल्दी। फिर हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बता देते हैं। फेस्टिवल राजा प्रभा ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट के अंदर? हमारे ऑप्शन हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर या आसाम। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, जो PM मोदी हैं उन्होंने उड़ीसा वालों को विशेष दी हैं राजा प्रभार फेस्टिवल की। और ये 3 दिनों तक लगातार चलने वाला फेस्टिवल है जो हमारी मदर अर्थ को डिवोटेड है, उनको उनकी ऑनरिंग करने के लिए मनाया जाता है, जिसे हम भूमा देवी के नाम से भी जानते हैं। और जैसे इन जनरल हम कह सकते हैं कि वुमन से रिलेटेड है ये। इसका सेलिब्रेशन है वो जो मिथुना संक्रांति है उसके 1 दिन पहले से शुरू होता है और फिर 2 दिन बाद तक चलता है। फिर है पहली राजा, ये पहला दिन होता है जो सेलिब्रेशन का। फिर दूसरा दिन होता है उसको मिथुना संक्रांति नाम दिया गया, और तीसरे दिन को बहुदादा या फिर बासी राजा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रिपरेशन है वो 1 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जिसे साजा बाजा के नाम से बोलते हैं। और जो इसके अंदर क्या है, जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो प्लान करती हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये किसके साथ में, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन हैं कोशी, कावेरी, कृष्णा या फिर यमुना। इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।